हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैक्रेड गुरुकुल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टील स्ट्रक्चर के इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। बेसिकली आईएस कोड 800 2007 का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उससे वो सारे के सारे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक एक करके चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, जैसे कि बोल्टिंग हो गया, रिवेटिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, टेंशन मेंबर हो गए, कंप्रेशन मेंबर हो गए, प्लास्टिक एनालिसिस हो गया, गिडर हो गया। मतलब एक एक करके वन बाय वन इन सारे को डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बट पहले कुछ मिक्स टाइप के जो है ना, जो अक्सर आईएएस कोड से आते हैं, वहां पे भी आईएएस कोड से ही बन रहा है, लेकिन स्टिल ये कुछ ज्यादा फ्रिक्वेंसी में आते हैं, मतलब काफी फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस आते हैं, हम उनको पहले डिस्कस करेंगे। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने वीडियो अपडेट हैं वो सारे के सारे आपको मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ ये नंबर है व्हाट्सअप नंबर 7781913939। आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं किसी तरीके क्वेरी के लिए। चैनल का लिंक और सोशल मीडिया का लिंक आपको दिया हुआ, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, लिंक्डइन एंड ट्विटर। आप यहाँ पे जहाँ पे लाइक करना है लाइक करिए, जहाँ सब्सक्राइब करना है वहाँ सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सॉरी, पार्ट वन है आईएएस 800 2007 का कोडल प्रोविजंस। पार्ट वन है आईएएस 800 2007 का कोडल प्रोविजंस। इसमें कम से कम भी तो 4 से 5 पार्ट होंगे, 4 to 5 पार्ट होंगे सिर्फ कोडल प्रोविजन के ऊपर। और एक एक दो दो पार्ट जो होगा हमारा, बोल्टिंग, रेविटिंग, वेल्डिंग, ये तीनों में तो दो दो पार्ट होंगे। टेंशन मेंबर में थोड़ा कम होगा, कॉम्प्रेशन मेंबर में हो गया, ट्रस्ट मेंबर हो गया, ये सब में एक एक दो पार्ट, एक दो, मतलब टोटल मिला के लगभग लगभग 15 से 17 पार्ट होंगे टोटल। 17 में खत्म हो जाएगा ये। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, हर क्वेश्चन के साथ साथ कुछ मैं और बेसिक्स भी डिस्कस करते जाता हूँ जो इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। लाइक अगर वो क्वेश्चन पूछा गया था उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है तो हम साथ में कवर कर लेते हैं, राइट। नेक्स्ट देखो, बीपीएससी ए का एग्जाम का डेट तो अनाउंस हो गया है, लेकिन अभी फॉर्म भरने का डेट नहीं आया है। कोई बात नहीं, लेकिन बीपीएससी ए के लिए जो है वो रिकॉर्डेड प्लस लाइव लेक्चर दोनों अवेलेबल है। मैं आपको क्लियर बताता हूँ, रिकॉर्डेड प्लस लाइव लेक्चर अवेलेबल है। सारे के सारे पीडीएफ नोट्स हैं, क्विजेज हैं, टेस्ट सीरीज हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन है एंड स्पेशल क्लास है। डाउट क्लियरिंग सेशन वो होता है कि जैसे जो कोई रिकॉर्डेड सेशन है उसमें वीक में 10 डेज पे जो है वो डाउट क्लियरिंग सेशन लगाया होता है सब्जेक्ट बेसिस पे। और जो डिस्कशन फोरम में जो डिस्कस किया था कौन से सब्जेक्ट का करना है उसके अकॉर्डिंग। तो यानी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है आपको बीपीएससी एई के लिए, तो आप यहां से जाके देख सकते हैं। इस तरीके के कोर्सेस अवेलेबल है, लाइक बीपीएससी ए जनरल स्टडीज पेपर नंबर 3 हो गया, जनरल इंजीनियरिंग साइंस पेपर नंबर 4 हो गया, पेपर 5 हो गया, पेपर 6 हो गया। इस तरीके के चारों आपको यहाँ पे विजिबल होंगे, राइट। इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सीरीज अलग से बनाया हुआ, उसमें थ्योरेटिकल पार्ट नहीं, सिर्फ क्वेश्चन है जिनका ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है सिलेबस, सिर्फ प्रैक्टिस करना है तो वो यहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आईएमसीक्यू फॉर जनरल इंजीनियरिंग साइंस, आईएमसीक्यू फॉर पेपर नंबर 5 एंड आईएमसीक्यू फॉर पेपर नंबर 6। तो ये इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ये पार्ट है, राइट। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए। पेपर नंबर 4 जो है वो कॉमन है सबके लिए, तो 1995 से है, काफी पुराना, मतलब 1995 से अभी तक का सारा पेपर है। पेपर 5 का अवेलेबल है, पेपर 6 का अवेलेबल है, तीनों पेपर के लिए अवेलेबल है आपको यहाँ पे। टेस्ट सीरीज की बात करें तो टेस्ट सीरीज कंबाइंड अवेलेबल है, पेपर नंबर 3, 4, 5, 6, इवन 1 और 2 का भी ऐसा नहीं है, लेकिन 1 और 2 बहुत ही एक एक दो दो पेपर है, एक एक दो दो सेशन है, तो 1 एंड 2 का भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और कॉम्प्रहेंसिव कोर्स पूरा का पूरा पैकेज में अवेलेबल है, पेपर नंबर 3, 4, 5, 6। देखो, जो कोर्सेज जो हैं वो सारे के सारे 3 से ही स्टार्ट है। 1 एंड 2 को हम लोगों ने इसलिए नहीं कंसिडर किया क्योंकि जस्ट पास मार्क्स रखना है। जो एक्चुअल मेरिट लिस्ट बनता है वो 3, 4, 5, 6 के अकॉर्डिंग बनता है, जो टोटल 400 मार्क्स का होता है, राइट। अब हम बात करते हैं स्टील स्ट्रक्चर आईएएस 800 2007 कोडल प्रोविजन का क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू आईएएस 800 2007, what is the partial safety factor of material strength गामा एम नॉट? ये इंपॉर्टेंट है। गामा एम नॉट कहां पे होता है, गामा एम वन कहां पे होता है, कौन कौन से कंडीशंस होते हैं, तो उस चीज को देख लीजिए आप। क्या कह रहा है पहला कि पार्शियल फैक्टर सेफ्टी, मतलब सेफ्टी फैक्टर कौन सा है? एनीवन कैन आंसर? देखिए, अगर हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की बात करते हैं तो इसमें देखो सबसे पहले पूछा किस केस में है,
ठीक है। तो गामा एम नॉट का जो वैल्यू होता है वो यील्डिंग के केस में और बकलिंग के केस में ये 1.1 होता है। कितना होता है? 1.1 होता है। यानी कि गामा एम नॉट यील्डिंग के केस में, कभी कभी ये घुमाने के लिए पूछ सकता है, और बकलिंग के केस में, दोनों केस में कितना हो गया? 1.10। बहुत इंपॉर्टेंट है ये गामा एम नॉट का वैल्यू। उसी तरीके से गामा एम वन का वैल्यू कितना होता है? गामा एम वन का जो वैल्यू होता है 1.25। देखो मैं अभी बता दे रहा हूँ इस चीजों को क्योंकि ये इससे रिलेटेड है, तो हमने यहीं पे पढ़ लिया इसको कि गामा एम वन का जो वैल्यू होगा वो 1.25 होगा, और गामा एम नॉट का जो वैल्यू होगा वो आपका 1.1 और 1 यील्डिंग और बकलिंग दोनों के केसेस में क्लियर हो गया। आई थिंक सो दोनों चीजें क्लियर है। अब ये बात करता है कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर अगर हम देखा जाए तो सिर्फ गामा एम लिखा जाता है पार्शियल फैक्टर सेक्टर, लेकिन अलग अलग केसेस में गामा एम वन जो हो गया वो अल्टीमेट स्ट्रेस के केस में हो गया, गामा एम वन जो हो गया वो अल्टीमेट स्ट्रेस के केस में हो गया, और जो एम नॉट हो गया वो आपको यील्डिंग और बकलिंग के केस में हो गया। आई थिंक सो क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़े। The minimum yield stress for Fe410 grade steel as per the IS 2007। अच्छा, एक चीज उसमें बताना भूल गया कि कौन से क्लाउज में लिखा हुआ है ये। डू हैव एनी आइडिया? ये वाला जो है ये टेबल नंबर, तो इसकी बात करें तो ये टेबल नंबर 5 में है। कहाँ पे है? टेबल 5 पे। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी बता रहा हूँ। टेबल 5 में ये 800 2007 के टेबल 5 पे ये कोडल प्रोविजन का वैल्यू लिखा हुआ है, तो जाके आप वहां से चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो काफी सिंपल है। क्या कर रहा है? द मिनिमम यील्ड स्ट्रेस फॉर एफी 410 ग्रेड स्टील एज पर IS 800 2007 दैट इज द 250 MPa। दैट इज, ये काफी जगह पे पढ़ना, नॉट इवन द स्टील स्ट्रक्चर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि कहाँ पे 250 होता है, मतलब 410 के अकॉर्डिंग क्या होगा, 500 के अकॉर्डिंग क्या होगा, 650 के अकॉर्डिंग क्या होगा, 600 के अकॉर्डिंग क्या होगा। तो देखो यहाँ पे जो है कि मिनिमम यील्ड स्ट्रेस इज 250 MPa एंड 410 क्या कर, दैट इज अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ। ये जो है ये क्या हो जाएगा? अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ। ठीक है। यील्ड स्ट्रेस क्या कहला गया आपको? ये जो यील्ड स्ट्रेस है वो 250 हो गया। क्लियर है? ये अगर देखोगे तो क्लाउज नंबर 2.2.4.1 में लिखा हुआ है। कितने पे लिखा हुआ है? 2.2.4.1 नंबर पे लिखा हुआ है। क्लाउज नंबर 2.2.4.1 पे लिखा हुआ है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए क्या कहला है। नेक्स्ट, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E for the structural steel as per the IS 456-2000 that is also is in the clause number 2.2.4.1 में है, और बहुत सिंपल आंसर है। दैट इज 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, यानी कि 200 GPa, यानी कि 200 GPa। यही है ना? 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, यानी कि आपको 200 GPa। The partial safety factor for the resistance governed by the ultimate stress, अभी बताया था। प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन। पीछे बताया था, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। नेक्स्ट, द इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टील इज मेजर्ड बाय व्हाट? देखो यहां पे लिखा हुआ है 4P वी-नॉच टेस्ट, ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, टेंजाइल टेस्ट। तो इसमें इंपैक्ट स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। इंपैक्ट स्ट्रेंथ हम किससे फाइंड आउट करते हैं? मेजर करते हैं। तो इंपैक्ट स्ट्रेंथ इज मेजर्ड बाय 4P वी-नॉच टेस्ट, जिसे कि इंपैक्ट टफनेस मेजर करते हैं। क्या करते हैं? इंपैक्ट टफनेस मेजर करते हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है, इंपैक्ट टफनेस मेजर करते हैं। अब पूछिए कि कोड में कहां पे है, तो कोड में भी है। ये क्लाउज नंबर 2.2.6 पे है। क्लाउज नंबर 2.2.6 पे लिखा हुआ है ये। ठीक है,
ऐसा नहीं कि कोडल प्रोविजंस का नहीं है, कोडल का एस 800 2007 का पार्ट है, बाहर का पार्ट नहीं है ये। नेक्स्ट, द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल इज कैलकुलेटेड बाय व्हाट? वर्किंग स्ट्रेस मेथड, लिमिट स्टेट मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड और ऑल ऑफ द अबव। देखो, हम अगर बात करते तो डिजाइन तो इनमें से किसी में से करते हैं, लेकिन लिखा हुआ डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ अ मेंबर इज कैलकुलेटेड बाय एलएसएम, यानी कि लिमिट स्टेट मेथड। अब ये लिमिट स्टेट मेथड का क्या क्या क्राइटेरिया है वो भी इंपॉर्टेंट है कि लिमिट स्टेट मेथड के अंदर सर्विसबिलिटी होती है, अल्टीमेट लोड होता है, या वर्किंग होता है, या क्या होता है, हम एक एक करके चीजों को देखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वो, तो वो भी देख लेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये 5 क्लाउज नंबर 5.1 पे है, ये क्लाउज नंबर ये 5.1 पे है कि डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ ए मेंबर इज कैलकुलेटेड बाय लिमिट स्टेट मेथड, राइट। आगे बढ़े। Which of the following is not a limit state? Serviceability limit state, ultimate limit state, fatigue limit state and elastic limit state. नॉट अ लिमिट स्टेट। देखो, इसमें से सर्विसबिलिटी भी है, अल्टीमेट भी है, फटिक भी है। इलास्टिक लिमिट स्टेट को हम कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। इलास्टिक लिमिट स्टेट को कंसिडर नहीं करते। बेसिकली इसमें जो सबसे करेक्ट आंसर देखे ना, तो यही दोनों है कि अगर ये नॉट वर्ड को हटा दे तो सर्विसबिलिटी और अल्टीमेट ही होता है, यही दोनों होता है। लेकिन इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बेस्ट सुटेबल आंसर देखा जाए तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो डी नहीं होगा, ठीक है। डी को टिक लगाना है आपको, ठीक है, डी को टिक लगाना है। ये भी नहीं ऑप्शन में आता है, सी भी नहीं ऑप्शन में आता है, लेकिन इसका टर्म समझाते हैं कि क्या होता है सर्विसबिलिटी के केस में, अल्टीमेट के केस में कौन कौन सा होता है, फिर आपको चीजें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। कि अगर हम बात करते हैं कि अल्टीमेट लिमिट स्टेट, तो अल्टीमेट लिमिट स्टेट में स्ट्रेंथ आता है, स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग आता है लिख दूं, अल्टीमेट लिमिट स्टेट इधर हो गया और सर्विस एबिलिटी लिमिट स्टेट इधर हो गया। पहला स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ के बाद आता है ओवरटर्निंग, स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग, स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग। ओवरटर्निंग क्या पता है ना, इसमें पढ़ा होगा, क्या नाम है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में। फिर स्टेबिलिटी ड्यूरिंग स्वे, स्टेबिलिटी ड्यूरिंग स्वे, स्वे एनालिसिस कर रखा ऑलरेडी, पता आपको। फ्रैक्चर ड्यू टू फटीग, फ्रैक्चर ड्यू टू फटीग। आप समझ में आया कि फटीग को मैंने क्यों कंसिडर किया है, यहाँ पे फटीग को मैंने क्यों कंसिडर किया कि ये सही ले सकते हैं, क्योंकि ये अल्टीमेट लिमिट स्टेट के अंदर आ जाता है, अल्टीमेट लिमिट स्टेट के अंदर आ जाता है। उसी की तरह ब्रिटल फ्रैक्चर की बात करें तो भी वो अल्टीमेट में आ जाएगा। फिर उसके बाद एक्सेसिव डिफॉर्मेशन की बात करेंगे तो एक्सेसिव डिफॉर्मेशन भी आपको अल्टीमेट में ही आ जाएगा। सर्विसबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो सर्विसबिलिटी के अंदर आपका आता है डिफ्लेक्शन, सर्विसबिलिटी के अंदर आएगा आपका डिफ्लेक्शन, वाइब्रेशन। कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए मैं लिख रहा हूं कि कौन सा टर्म किस में आ जाता है। डिफ्लेक्शन हो गया, वाइब्रेशन हो गया, एंड कोरोजन एंड फायर, कोरोजन एंड फायर, ये टर्म्स पूछे जाते हैं, दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स, इसलिए मैं आपको बताऊं। और रिपेयर डैमेज ड्यू टू फटीग क्रैकिंग, रिपेयर डैमेज ड्यू टू फटीग क्रैकिंग, ठीक है, समझ में आया। ड्यू टू फटीग क्रैकिंग। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर द अल्टीमेट लिमिट स्टेट एंड सर्विस एबिलिटी लिमिट स्टेट। तो अल्टीमेट लिमिट स्टेट में कौन कौन सा हो गया, पहला आपका स्ट्रेंथ हो गया, दूसरा आपका सर्विस स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग हो गया, तीसरा आपका स्टेबिलिटी ड्यूरिंग स्वे हो गया, चौथा आपका फ्रैक्चर ड्यू टू फटीग हो गया, फिर उसके बाद ब्रिटल फ्रैक्चर बताया, फिर एक्सेसिव डिफॉर्मेशन बताया,
सर्विसबिलिटी की बात करें तो सर्विसबिलिटी में डिफ्लेक्शन हो गया, डिफॉर्मेशन भी लिख सकते हो, वाइब्रेशन हो गया, कोरोजन एंड फायर हो गया, रिपेयर डैमेज ड्यू टू द फटीग क्रैकिंग। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म, दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग सी एज नॉट इन द लिमिट स्टेट, राइट। तो डी इज द करेक्ट आंसर। और ये इसका इंपॉर्टेंट टर्म डायरेक्टली पूछ लेता है कि सर्विसबिलिटी लिमिट स्टेट के अंदर डिफ्लेक्शन आता है, नहीं आता है, कोरोजन, फायर या डिफॉर्मेशन किसके अंदर आता है, सर्विसबिलिटी में आ जाता है या फिर अल्टीमेट में आता है, वो सर्विसबिलिटी में आता है। इस इंपॉर्टेंट थिंग्स। नेक्स्ट, द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ ए टेंसाइल मेंबर इज गवर्न बाय व्हाट। देखो टेंसाइल मेंबर की बात किया हुआ है और इज गवर्न बाय ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, नेट सेक्शन और ब्लॉक शियर। जब हम डिजाइन करते हैं टेंशन मेंबर या कॉम्प्रेशन मेंबर, किसी तरीके के मेंबर, तो यहाँ पे टेंशन मेंबर की बात कर रहा है, तो हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे टेंशन मेंबर वाला। तो कोड में कहां पे लिखा हुआ है IS 800 2007 में, या क्या लिखा हुआ है कि जो डिजाइनिंग क्राइटेरिया होना चाहिए वो तीनों होना चाहिए, क्या किसमें से कोई एक होना चाहिए? तो ये तीनों होना चाहिए, यानी कि ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर। ये क्लाउज नंबर 6 पे लिखा हुआ है, अगर आप पूछ रहे हैं क्लाउज नंबर 6 पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट, the slenderness ratio lambda of a compression member is given by what? That is very simple, yaar, L by R. So L by R, L is the effective length and R is the radius of gyration. That is the slenderness ratio, कोई इशू नहीं इसमें। 7.2 पे लिखा हुआ है, क्लाउज नंबर 7. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब इससे डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि L इफेक्टिव का वैल्यू ये है और स्लेंडरनेस रेशियो, मतलब सॉरी रेडियस ऑफ गायरेशन ये है, तो कैलकुलेट द स्लेंडरनेस रेशियो, पहला चीज आता है। दूसरा चीज ये पूछ लेता है, हम क्वेश्चंस कराएंगे कि दोनों एंड फिक्स हो, हिंज हो या किस तरीके हो, तो उसका स्लेंडरनेस रेशियो वैल्यू क्या होगा या के का फैक्टर क्या, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो बिना इसके कोई भी कॉलम का क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है, चाहे वो स्टील की बात करें या आरसीसी की बात करें। नेक्स्ट, क्लियर है ना? R is the radius of gyration and L is the effective length, that is the lambda slenderness ratio. The effective length of a column with both end are fixed is what? देखो अभी थोड़ी देर पहले हम बात ही कर रहे थे इसके, लास्ट क्वेश्चन में बात ही कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा कि अगर दोनों एंड फिक्स है तो क्या हो जाएगा? दैट इज 0.65 टाइम्स ऑफ दैट। अगर कहता है अगर ये दोनों एंड फिक्स के केस में हो गया, अगर कहता है एक हिंज और एक फिक्स, कहता है दोनों हिंज, जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, एक फिक्स दूसरा फ्री, क्लियर है? तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा। देखो इसका हो जाएगा 2L, इसका हो जाएगा L, इसका हो जाएगा 0.85 टाइम्स ऑफ द L। मोस्टली पूछा जाने वाला यही चार पूछे जाते हैं, मैक्सिमम पूछा जाने वाला यही चार पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर पूछोगे तो अगर एक साइड में हम रोलर लगा देते, एक फिक्स और एक रोलर कर देते, तब क्या हो जाएगा? 1.2L हो जाएगा। जैसे एक फिक्स कर दो, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 1.2 टाइम्स ऑफ द L। बट ये सब कम पूछा जाता है, राइट? ये सब काफी कम पूछा जाता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसको क्या करेंगे, एक फिक्स के जगह एक हिंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2.L। मतलब इस तरीके से जो रोलर तो है ही, उसको कर देंगे, एक हिंज कर दिया, ठीक है, अब रोलर कर दिया, तो ये कुछ इसका ये ऐसे बनेगा, ये 2L हो जाएगा। मतलब these are the 5-6 member, these are very important and you have to learn all the member, right? कोई ऐसा इसमें पार्ट नहीं है जिसको आप स्किप कर सकते हो, और ये अक्सर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन मान के चलो एग्जामिनेशन में इससे होते हैं कि दोनों एंड फिक्स हुआ, या एक फिक्स है एक हिंज है, या फिर एक फिक्स है एक फ्री है, या दोनों हिंज है, या एक रोलर है एक फिक्स है, एक रोलर है एक हिंज है, तो उसका क्या हो जाएगा?
किस तरीके से उसको इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जब लैम्डा हम कैलकुलेट करते हैं, जब हम लैम्डा कैलकुलेट करते हैं तो एल इफेक्टिव बाई आर, तो यही एल इफेक्टिव हम यहाँ कंसिडर करते हैं, यही वाला जो एल है ना, यही एल इफेक्टिव को हम यहाँ कंसिडर करते हैं। नाउ आई थिंक सो क्लियर टू एवरीवन अबाउट दिस थिंग्स, यस और नो। चलिए नेक्स्ट की बात करें। The design strength due to yielding of a gross section Tn is given by what? देखो अगर हम बात करते हैं Tn का तो क्या हो जाएगा, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, तो कहीं पे TDG भी लिखा होता है और कहीं पे Tn भी लिखा होता है। अगर आपने ये भी पढ़ा होगा तो उस भी गलत नहीं है। TDG बराबर ग्रॉस सेक्शन AG FY बाई गामा एम नॉट। गामा एम नॉट का वैल्यू आपको बता दिया 1.1 होता है AG फॉर द ग्रॉस सेक्शन, तो AG FY गामा एम नॉट ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, या तो TD हो या TN हो। ठीक है, गलत बता दिया क्या? ग्रॉस सेक्शन तो लिखा है, ठीक है, जब ग्रॉस सेक्शन लिख दिया तो ठीक है। नेट में अगर यहाँ पे नेट सेक्शन लिखता ना तो हम उसको कंसिडर करते, बट यहाँ पे ग्रॉस सेक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, टी डी के, चलो इसको मान के चलो TD या TG कर लो, या जो भी आप पढ़े हो उस तरीके से लिख लो, कोई इशू नहीं है इस पे, बट ये ग्रॉस सेक्शन लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे नेट सेक्शन लिखता तब हम मानते कि गलत है, नीचे वाला लेके चलते, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ये ग्रॉस सेक्शन लिख दिया तो कोई इशू ही नहीं है। AN/FU बाई गामा M1 तब होता जब हमारा नेट सेक्शन पूछता है, यहाँ पे ग्रॉस लिखा है ना, समझिए बात को। अगर ये नेट पूछता तब कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये ग्रॉस लिखा है। अच्छा चलो नेट के केसेस में भी बता दूं क्या? देखो अगर हम TDN की बात करते हैं, प्लेट के लिए अलग होता है, एंगल्स के लिए अलग होते हैं, और अगर जनरली अगर हम TDN की बात करें, नेट सेक्शन के लिए लिख रहा हूं, देखो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। TDN, ये TDG लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू AN/FU बाई गामा M1, और यहाँ लगा लो अल्फा। अल्फा का वैल्यू चेंज होते रहता है, दैट डिपेंड्स ऑन द कोड, कि जब हमारा बोल्ट का संख्या, नंबर ऑफ बोल्ट्स 1 और 2 से कम होता है तो 0.6 लेते हैं, 0.7 तब लेते हैं जब हमारा बोल्ट का संख्या 3 होता है, और जब 4 बोल्ट होता है या उससे ज़्यादा बोल्ट होता है तो 0.8 लेते हैं। अल्फा का वैल्यू जो है ना, अल्फा इज द, अल्फा वेरी करता है हमारा 0.678, 0.6, 0.7 और 0.8। 4 बोल्ट से ज्यादा है या 3 बोल्ट या 1 और 2 बोल्ट, उस केस में ये वैल्यूज है। ठीक है, तो ये अल्फा का वैल्यू है, और आई थिंक सो क्लियर हो गया। तो ये दीज आर द थिंग्स जो आपको जानना है कि इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि ब्लॉक शेयर फेलियर क्या होता है, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग क्या हो गया, नेट सेक्शन यील्डिंग क्या हो गया, कैसे इन चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, प्लेट्स के लिए क्या होता है, बोल्ट्स के लिए क्या होता है, एंगल्स के लिए क्या होता है, रिवेटेड कनेक्शंस के लिए क्या होता है, रिवेटेड कनेक्शन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जो बोल्ट का डायमीटर या नेट डायमीटर क्या होता है, ग्रॉस डायमीटर क्या होता है, मतलब दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, कैसे कैलकुलेट करते हैं। और ये सब बेसिक क्वेश्चन स्टील में पूछे जाते हैं, जो कि मैं आपको पूरा करके एक एक करके कवर करा दूंगा, 15-17 पार्ट में, या 20 पार्ट ही लगेंगे, उसमें भी कवर करवा देंगे। ठीक है, द रप्चर स्ट्रेंथ ऑफ ए टेंशन मेंबर इज कैलकुलेटेड यूजिंग व्हाट? रप्चर स्ट्रेंथ क्या होता है, एनीवन कैन आंसर? देखो रप्चर स्ट्रेंथ जो हम कैलकुलेट करते हैं वो नेट एरिया को यूज करके करते हैं। किसको करते हैं? नेट एरिया को। ग्रॉस एरिया, नेट एरिया, इफेक्टिव एरिया और शेयर एरिया, दैट इज द नेट एरिया। तो बी इज द करेक्ट आंसर। जो इसका अगर देखोगे कि रप्चर स्ट्रेंथ वाला जो पार्ट है वो कहाँ पे लिखा हुआ है, AN इज द इफेक्टिव नेट एरिया कह लो या नेट एरिया कह लो, दोनों एक ही चीज होता है। कहीं कहीं पे इफेक्टिव नेट एरिया भी लिखा हुआ तो बात बराबर है, इफेक्टिव नेट एरिया वही हो गया, नेट एरिया वही हो गया। नेक्स्ट, अच्छा क्लाउज नंबर लिखा हुआ 6.3.1 पे लिखा हुआ है। अच्छा क्या पूछ लिया, मैं तो भूल ही जाता हूँ कभी कभी।
फॉर ए सिंगल एंगल कनेक्टेड बाय वन लेग द शियर लैग फैक्टर इज व्हाट। के का वैल्यू क्या होता है? शियर लैग फैक्टर। शियर लैग फैक्टर क्या होता है अगर सिंगल एंगल कनेक्टेड होता है तो? बाय वन लेग दैट इज 0.7, दैट इज 0.7। क्या होता है? 0.7 लेते हैं इसको। आगे बढ़े, ये इसमें भी और बताना है। टेबल में लिखा हुआ है, ये टेबल पे लिखा हुआ, टेबल नंबर 8 पे है। ये टेबल नंबर 8 जब खोल के देखेंगे ना तब आपको दिख जाएगा। IS 800 2007 का IS 800 2007 के टेबल पे 8 नंबर जाके खोलेंगे तो आपको ये दिख जाएगा के का वैल्यू। नेक्स्ट, ब्लॉक शेयर फेलियर अकर्स ड्यू टू व्हाट? देखो, ब्लॉक शेयर फेलियर जो होता है, यील्डिंग इन टेंशन एंड रप्चर इन शियर, रप्चर इन टेंशन एंड यील्डिंग इन शियर, रप्चर इन बोथ टेंशन एंड शियर। देखो, ब्लॉक शेयर फेलियर जो कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही, अगर हम कैलकुलेशंस की बात करें, दीज आर द वेरी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। ब्लॉक शेयर फेलियर का जो कैलकुलेशन होता है काफी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होता है, और जब टेंशन और शियर में दोनों में रप्चर फेलियर होता है तब की बात होती है। तो टेंशन और शियर की रप्चर फेलियर की बात करें तो मतलब rupture along the tension plate and shear plate, rupture along the tension plate and shear plate, यानी कि C is the correct answer। ये एक्चुअली कोड में लिखा हुआ है, कैन यू बिलीव, ये स्टेटमेंट भी कोड में लिखा हुआ है। आप अगर चेक करोगे, अगर आप ये चेक करोगे स्टेटमेंट, तो आपको वहां पे कोडल में दिख जाएगा, दैट इज इन द 6.4। कहाँ पे लिखा हुआ ये आप सही सवाल कर लेते हैं, क्लाउज नंबर 6.4 पे जाके चेक कर लीजिए, आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट, the minimum pitch distance between bolt in tension member should not be less than what? should not be less than, pitch क्या होता है? pitch क्या होता है? दो, ये सब चीजें मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। मैं फिर बताने लगूंगा तो पूरा क्रॉस कर जाता हूं, तो इसलिए बाद में। पिच क्या होता है? पिच डिस्टेंस जो कि कोड में पूछा गया, दैट इज द 2.5 टाइम्स ऑफ द बोल्ट डायमीटर। ये तो मिनिमम हो गया। मैक्सिमम क्या होता है? अगर मिनिमम के साथ अगर आपको मैक्सिमम पूछ दे तो टेंशन मेंबर में क्या होता है, कॉम्प्रेशन मेंबर में क्या होता है, दोनों के लिए अलग अलग है। 16T और 200 mm। T फॉर टेंशन लिख रहा हूं, इसका मिनिमम ऑफ 16T और 200 mm। अगर हम कॉम्प्रेशन की बात करें तो मिनिमम ऑफ 12T और 200 mm। ये हो गया मैक्सिमम, नहीं समझा आपने? ये मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम की बात करते हैं अगर टेंशन मेंबर में और कॉम्प्रेशन मेंबर में, तो ये है। अब यहाँ पे एक्सपोज टू वेदर, नॉट एक्सपोज टू वेदर में अलग अलग कंडीशन है, जैसे कि एक्सपोज टू वेदर में 16T और 200 mm ले लेते हैं। नॉट एक्सपोज टू वेदर है जहाँ पे 32T और 300 mm ले लेते हैं। तो वो अलग पार्ट है, वो अलग पार्ट है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो 15 एज पर द कोडर प्रोविजंस जो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करा दिया। सो अगर किसी तरीके का दिक्कत है, यू कैन कॉन्टैक्ट विद दिस नंबर। क्वेरी है, प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। और जो भी सोशल मीडिया का लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ पर जहाँ पे लाइक करना है लाइक करिए, जहाँ सब्सक्राइब करना है वहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगले सेशन पे मिलते हैं, इसके पार्ट 2 IS कोड 2800 2007 में। सो थैंक यू।